जैसे ठकुराइन कहती थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही मैं बहुत समय से बोल रहा था कि इंडिया चाइना बॉर्डर इशू के ऊपर वीडियो आने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यही वो वीडियो होने वाली है। नाउ आज के इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग द डेली एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द हिंदू। चलिए, वेलकम गाइस टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ न्याय अकेडमी। आज के इस वीडियो के अंदर, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें हमने कवर करनी है। द ओनली एडिटोरियल दैट यू हैव टू कवर फ्रॉम टुडेज वीडियो इज and today's newspaper as well, that is a case for quiet diplomacy. Now जिस तरीके से मैं आपको बार बार बोल रहा था कि मैं एक इंडिया चाइना के ऊपर वीडियो लाने वाला हूं, आज इस वीडियो के अंदर इंडिया और चाइना से रिलेटेड जो बॉर्डर इशू है वो पूरे तरीके से हम तहस नहस कर देंगे। सारी की सारी चीजें, एवरीथिंग अंडर द सन विल बी कवर्ड। आपको इस वीडियो के अलावा इंडिया चाइना के इशू को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दैट इज आवर मोटो। नाउ लेट्स बिगिन विद द एंटायर प्रोसेस। देखते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर हमें नोट डाउन करनी है। नाउ पहले देखते हैं कि सबसे पहली चीज हुआ क्या है इंडिया और चाइना के बीच में। व्हाट हैज हैपेंड कि एकदम से सारी की सारी सिचुएशन चेंज हो गई। नाउ रिसेंटली हुआ क्या, एक कुछ सोल्जर्स थे चाइनीज साइड से, वो इंडिया की साइड पे आना शुरू हो गए विद एग्रेशन एंड दे वर डेल्ट विद बाय इंडियन सोल्जर्स एज वेल। उनको अच्छे तरीके से डील भी किया गया था, बट देयर वर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेटिंग द स्ट्रेटेजाइज्ड एक्शन ऑफ चाइनीज कमांडर्स। तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि आर्मी की तरफ से कुछ एग्रेशन होती है जो कि बैक्ड बाय पॉलिटिकल पावर जरूर होती है। पॉलिटिकली अगर बात करें तो शी जिनपिंग की अथॉरिटी जरूर रही होगी इसमें, लेकिन दिस वाज मोर लाइक अ बैकडोर चैनलाइज्ड चाइनीज कमांडर्स की तरफ से एक स्ट्रैटेजाइज्ड एक्शन। लेकिन इसमें एक चीज हमें समझनी होगी, दिस इज अ वेरी बिग इशू। ये छोटा सा सिर्फ एक बॉर्डर का इशू नहीं है, इसके अंदर एक थोड़ा सा डिटेल्ड प्रोसेस है। पूरा डिटेल्ड प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। नाउ इन द मिडस्ट ऑफ दीज सेंसिटिव नेगोशिएशंस, अभी रिसेंटली यूएस ने भी अपनी, देखो एक कहावत है कि घोड़े को नाल लगती है तो मेंढकी भी टांग उठाती है। तो यूएस जो है इसी तरीके से मेंढकी की तरह टांग उठाता रहता है। ये बोलता रहता है कि बेसिकली आपको अगर जरूरत है तो मैं आपको नेगोशिएशंस करने में मदद कर देता हूं, थर्ड पार्टी बन जाता हूं, आई विल बी द आर्बिट्रेटर इफ यू वांट मी टू बी। नाउ इसमें एक चीज की बात हमें साफ तौर पर ध्यान रखनी है कि वो ये है कि इंडिया ने कभी भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो। इनफैक्ट अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जब भी मिले हैं, अभी रिसेंट पास्ट के अंदर 2017 के अंदर, 2015 के अंदर, they have said that differences should not be allowed to escalate into disputes। एंड उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स का सवाल निकल कर आता है जहां पे वो ये कह देंगे कि भैया कोई भी प्रोटोकॉल एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया और चाइना के बीच में। देयर एग्जिस्ट सर्टेन प्रोटोकॉल्स। वो प्रोटोकॉल्स क्या हैं, बेसिकली 2015 में आए थे, 2005 में आए थे, 2013 के अंदर ये प्रोटोकॉल्स लेकर आए थे, जिसके अंदर एक बात बोली गई थी कि जो भी ट्रूप एक्टिविटीज होंगी वो एक दूसरे को, इंडिया जो है चाइना को, चाइना जो है इंडिया को, एक दूसरे को हम बताएंगे। चाइना इंडिया को बताएगा, इंडिया चाइना को बताएगा, एंड ऐसा हो भी रहा था। These protocols, they regulate the troop activities in the contested zones that lie between both sides overlapping claims of line of actual control। अभी recently हुआ क्या है, India has completed its Darbuk Shok Daulat Beg Olti road। इस रोड को बनाने में जो है चाइना को थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। रीजन बीइंग दिस रोड कनेक्ट्स ले रीजन विद काराकोरम पास। नाउ ऐसा नहीं है कि चाइना इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। चाइनीज साइड पे रोड तो छोड़िए, रेल रोड्स भी बननी जो है काफी समय पहले से चालू हो चुकी है। वो आज की बात नहीं है, वो बहुत समय पहले की बात है। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोटोकॉल्स के अंडर कवर्ड नहीं है, सॉरी, इट इज नॉट एन इलीगल एक्टिविटी, चाहे आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी कह लें, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ प्रोटोकॉल बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इस वजह से भी ये पूरा प्रोसेस, इट इज नॉट एन इलीगल प्रोसेस, राइट। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स की लैंडिंग स्ट्रिप एट दौलत बेग ओल्डी। 16,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर हमने एक लैंडिंग स्ट्रिप भी बनाई हुई,
Now, the broader context for the tension is the changing dynamic along the line of actual control. India has been upgrading its roads as it plays catch up with China already enjoying an advantage in both terrain and infrastructure. जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उसकी तरफ से हो रही है, ऑलरेडी हो रही है, जिसके बारे में इंडिया, क्योंकि इंडिया को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो प्रोटोकॉल है वो ऑलरेडी साइंड है एंड इंडिया को इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। बहुत बार इंफॉर्मेशन नहीं भी देता है चाइना, बट इंडिया नेवर रेजिस्ट्स दैट, रीजन बीइंग कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ होती है। लेकिन जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ हो जाती है, इंडिया की तरफ वाली बात आ जाती है, वहां पे चाइना टाइम एंड अगेन थोड़े थोड़े तरीके से एग्रेशन करता रहता है। इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ था। सिमिलर स्टैंड ऑफ जो है आपको याद होगा डोकलाम क्राइसिस के समय में, जहां डोकलाम क्राइसिस के दौरान इंडिया ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, हमारे पूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे जो अब नहीं रहे हैं, शी हैंडल्ड द एंटायर प्रोसेस रियली मैच्योरली एंड उस प्रोसेस में भी यूएस ने अपनी टांग उठाई थी और बोला था कि चलो मैं आर्बिट्रेट कर देता हूं, लेकिन हमने उसको भी उस समय भी अवॉइड किया था। रीजन बीइंग दिस इज अ बाइलेटरल इशू। भारत बहुत ही मैच्योरली इस पूरे इशू को जो है हैंडल करने वाला है। द ओनली थिंग दैट वी वुड सजेस्ट एज फेलो एस्पिरेंट्स, हम सजेस्ट करेंगे कि जो इंडियन मीडिया है इसको रेटोरिक के अंदर ना बदल दे। अगर वो इसको रेटोरिक के अंदर बदल देगा तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है, इसके अंदर पब्लिक सेंटिमेंट्स जाग सकते हैं। हाँ, व्हाट वी नीड टू कवर इज सोनम वांगचुक जी ने जो बातें कही है उस प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा हमें बात समझनी होगी, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा, बट अदरवाइज वील हैव टू बी मैच्योर अबाउट इट। नाउ China now seems to be telling India that it has no right to carry out these kinds of activities that Beijing has already done. उन्होंने अपनी तरफ से कर रखा है। The immediate priority is for the both sides to use existing channels and step back. एक कदम पीछे लेना पड़ेगा और पॉलिटी को टेक ओवर करने देना होगा। जहां मिलिट्री टेक ओवर करेगी वहां पे तो मान के चलिए कि जो ये स्टेलमेट है वो नहीं टूटने वाला है। अगर आप ब्रिगेड के कमांडर्स के ऊपर अपनी ये कमान छोड़ देंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल दिस सिचुएशन। नाउ अब ये हुआ तो ये क्यों हुआ, है ना? हमने ये देखा कि क्या क्या हुआ, अब देखते हैं कि क्यों हुआ। बेसिकली जो बेसिक रीजन है दैट इज द एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो लोग कहते हैं कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हम लोग कहते हैं कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो ये इधर चाइना की तरफ से, ये इंडिया की तरफ से। अब इशू ये है कि हमने 4 बार अग्रीमेंट साइन किए, 93 के अंदर, 96 के अंदर, 2005 में, 2013 के अंदर, लेकिन ऑल दीज अग्रीमेंट्स वर डीपली फ्लॉड। रीजन बीइंग इसमें कभी भी डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात नहीं की गई। फॉर एग्जांपल अगर 1993 के एग्रीमेंट की हम बात करें, आप घबराइएगा नहीं, मैं इसका लिंक जो है एक पीडीएफ बनाकर इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देने वाला हूं ताकि आपको हैंडी रहे, आप सब लोग इसको इजीली यूज कर सकें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। रीजन बी इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट how this entire process is working out and इसके साथ साथ चाइनीज हिस्ट्री को भी थोड़ा सा हम कवर करेंगे, उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी हाउ चाइना इज वर्किंग। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। नाउ ये जो पूरा अरेंजमेंट है दिस इज वेरी डीपली फ्लॉड। रीजन बीइंग जो 1993 का अग्रीमेंट था जो कि बेसिकली बेस्ड था ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उन्होंने क्या बात बोली, उसमें क्या लिखा हुआ था? पेंडिंग एंड अल्टीमेट सोल्यूशन द टू साइड्स शैल strictly respect and observe line of actual control between the two sides. No activities of either side shall overstep the line of actual control. अब यहां पे आप नोटिस कीजिए कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो इसी वजह से 1993 का अग्रीमेंट भी फेल हुआ था एंड उसके बाद 96 का एक अग्रीमेंट आया था जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कही गई थी इन मिलिट्री फील्ड अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसमें यह बोला कि दोनों की दोनों मिलिट्रीज जो है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करेंगी एक दूसरे के साथ, कि आज हमारे हिसाब से ये प्रोसेस है, कल हमारे हिसाब से ये प्रोसेस था। बेसिकली एक दूसरे के साथ अपने अपने हिसाब से मैप्स एक्सचेंज करेंगे। जब मैप्स एक्सचेंज होंगे तो एक मैप को दूसरे मैप के ऊपर रखा जाएगा, नीचे से लाइट जलाई जाएगी, देखा जाएगा कि आपके हिसाब से कहां लाइन है, मेरे हिसाब से कहां लाइन है, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये लाइंस कहां पे कन्वर्ज हो रही हैं
और कहाँ पे डाइवर्ज हो रही हैं। तो कन्वर्ज हो रही होंगी तो वहां पे इतना बड़ा इशू नहीं होगा, इशू तो वहां होगा जहां डाइवर्ज हो रही होंगी। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, ये पूरा बॉर्डर का पूरा इशू रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। नाउ मेनी ऑफ द आर्टिकल्स दे हैव नो बियरिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल 12 है 1996 के अग्रीमेंट के अंदर जो कहता है दिस अग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू रैटिफिकेशन एंड शैल एंटर इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रैटिफिकेशन। नाउ इट इज नॉट क्लियर इफ एंड व्हेन दैट हैपेंड। अभी तक वो हुआ है नहीं हुआ है, कहीं पे भी ग्राउंड रियलिटी जो सजेस्ट करती है वो ये कहती है कि भैया ये जो अग्रीमेंट्स हैं दे आर वेरी मच फ्लॉड, क्योंकि उसके ऊपर जो बेसिकली जिसको आप कहते हैं फॉलो अप, वो फॉलो अप कभी नहीं किया गया। दैट फॉलो अप नेवर हैपेंड। हमें सबसे बड़ा ये इशू आया 1996 के अग्रीमेंट में पर्टिकुलरली। एंड सिमिलरली 93 के अग्रीमेंट की अगर हम बात करें, देयर वाज अ प्रोविजन टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टिंग लाइंस ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव आर्मीज एज दे वर इन 1993। जो 93 में जो जहां जहां आर्मीज बैठी है, जो जिस स्थान बैठा है वहीं बैठा रह जाए। तो बेसिकली ये बात बोली थी 93 के एग्रीमेंट में। फिर जब बोल ही दिया था तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को फिक्स कर देना चाहिए था, लेकिन यही एम्बिग्विटी थी जिसकी वजह से it did not reflect any attempt to have each side recognize each other's line of deployment of troops at the time it was signed। 1993 की अग्रीमेंट को जो लिखने वाले जो हाथ थे, they had used this phrase pending an ultimate solution, each side shall strictly respect and observe the line of existing control or deployment instead of LAC। LAC word ही नहीं यूज किया। Now it would have been more possible to keep peace अगर LAC word यूज किया जाता। रीजन बीइंग, अगर ऐसा होता तो दो लाइंस एग्जिस्ट करती, दो लाइंस ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट करती। एक वो होती जहां पे फिजिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ चाइनीज ट्रूप्स है, दूसरी वो होती जहां पे इंडियन ट्रूप्स की फिजिकल डिप्लॉयमेंट है। तो ये जो दो लाइंस होती, इन दोनों लाइंस के बीच में ये रीजन हो जाता नो मैन्स लैंड। तो इस तरीके के बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, बेटर हो जाता है। लेकिन 93 के अग्रीमेंट में ये बातें हुई नहीं, है ना। नाउ दिस वुड हैव रेंडर्ड द एरियाज बिटवीन द टू लाइंस एज नो मैन्स लैंड, नॉट टू मैन्स लैंड। नाउ अगर सिमिलरली इसी प्रोसेस में देखें तो दो सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं चाइना और इंडिया के बॉर्डर में। वन इज द ईस्टर्न सेक्टर, द अदर इज द वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर ये हमारा लेह लद्दाख का रीजन हो जाता है, ईस्टर्न सेक्टर हमारा नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम और अरुणाचल हो जाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। नाउ ईस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करें तो चाइनीज हैव नॉट एक्सेप्टेड द लूजली डिफाइंड मैकमोहन लाइन। जो हम मैकमोहन लाइन की बात करते रहते हैं, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इट which follows the principle of watershed। वो जो watershed principle है कि कहां तक पानी है, रिवर का पानी, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजों उस प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है मैकमोहन लाइन। एंड सिमिलरली अगर बात करें वेस्टर्न सेक्टर की, इट विटनेसेस अनदर एपिसोड ऑफ स्टैंड ऑफ। इसके अंदर भी दो हाइपोथेटिकल लाइंस है, कोई भी लाइन फिक्स्ड नहीं है, हाइपोथेटिकल है। नाउ लेट्स कंसीडर पैरा 4 ऑफ आर्टिकल 2 ऑफ 2013 लेटेस्ट अग्रीमेंट की अगर हम बात करें, जो कि बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर है। नाउ इट एंजॉइंस द पार्टीज टू वर्क विद द अदर साइड इन कॉम्बैटिंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस दैट मे और स्प्रेड टू द अदर साइड, affect or spread to the other side। Now ये agreement इस वजह से न्यूज में आया, reason being when these Chinese troops they invaded, I would say they invaded India in the Leh region अभी recently DBO सेक्टर के अंदर, तो they were not wearing masks and it is a risk, high risk कि वो जो चाइनीज स्ट्रैंड ऑफ कोविड वायरस है वो इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को शायद हो सकता है। नाउ इट इज इन दिस थिएटर ऑफ मिलिटरीली absurdness that we should look at the outcome attempted exchange of maps in the western sector where this round of confrontation continues between India and China। जैसा कि मैंने आपको exchange of maps का प्रोसेस बताया था, वही प्रोसेस अगर आप ईस्टर्न सेक्टर में लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। ये बेसिकली this came after the exchange of maps in the middle sector where divergences were the least।
and the existing line and the Chinese and Indian idea of LAC were more or less the same as in 2002 में जो एग्जिस्ट करती थी। तो एक हो गया वेस्टर्न सेक्टर, एक हो गया ईस्टर्न सेक्टर और एक हो गया एक मिडिल सेक्टर हो गया जहां पे वी हैव मिनिमम इशू ऑफ बॉर्डर। तो अगर बॉर्डर का इशू नहीं है तो वहां पे हमारे पास जो चाइनीज साइड पे कह लीजिए बॉर्डर का आइडिया है वही इंडियन साइड पे है, वही एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मैप्स हुए हैं अभी रिसेंटली जो कि 2002 की लाइंस में हुए। नाउ ये ही एम्बिग्विटी है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है। इट हैड बीन अग्रीड बाय द बोथ साइड्स कि हम क्या करेंगे, हम मैप्स एक्सचेंज करते रहेंगे और वही एक मैप के ऊपर दूसरा मैप रखेंगे और नीचे से लाइट जलाएंगे, देखेंगे कि किसकी लाइन कहां पड़ती है एंड उसके बाद उस एरिया को बेसिकली अपनी परसेप्शंस के हिसाब से या कन्वर्ज करेंगे, अगर कहीं डाइवर्ज हो रहा है तो उस प्रोसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। नाउ ड्यू टू दिस कंटेंशियस नेचर ऑफ दिस सेक्टर, दिस एंटायर बॉर्डर सेक्टर, अगर आप बात करें चाहे पर्टिकुलरली ईस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करें, इतना कंटेंशियस है क्योंकि यहां पे पड़ता है तिब्बत। ये तिब्बत का गेटवे है सॉरी। नाउ इसी रीजन से ये ईस्टर्न बॉर्डर थोड़ा सा कंटेंशियस नेचर का हो जाता है। इट वुड प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट नॉट द एंड पॉइंट, कि अगर आप इन सारी डाइवर्जेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए डिस्कशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। बाय डिसरिगार्डिंग द मैप, चाइना इज नॉट बाउंड बाय दिल्लीज परसेप्शन ऑफ LAC। अब जब वो मैप को डिसरिगार्ड कर ही रहा है तो न्यू दिल्ली का, इंडिया का कोई भी परसेप्शन हो LAC से रिलेटेड, चाइना इज नॉट बाउंड बाय इट एंड इनफैक्ट कोई भी अग्रीमेंट जो है 1993 का हो, 96 का हो, चाहे 2013 का ही क्यों ना हो, उसका कोई भी बाइंडिंग नेचर एग्जिस्ट करता नहीं है ना। आपने कोई भी डेफिनेशन क्रिएट करी नहीं है उसके अंदर। सो दैट रीजन solely is creating ripples in Indian arena. Now, the nature of terrain, deployment, infrastructure, connectivity, इन सब के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में एसिमेट्रीज हैं, इनइक्वालिटीज हैं। चाइना के फेवर में ये स्टार्कली लाई करती हैं। चाइनीज दे आर इन नो हरी टू सेटल दिस बाउंड्री क्वेश्चन। कारण क्या है? चाइना क्यों नहीं इस बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करना चाहता है? कारण इस एक लाइन में छुपा हुआ है एंड दिस वन सिंगल लाइन is basically the SAR, the Nishkarsh of this entire episode. The cost to India in keeping this question open suits them more than settling the issue. चाइना को ये बॉर्डर का इशू जब तक लंबा खिंचता रहेगा, इसका लस्सी बनती रहेगी, तब तक चाइना को फायदा ज्यादा है एज कंपेयर टू द फैक्ट कि अगर वो इंडिया के साथ इस इशू को रिजॉल्व कर लेता है। नाउ अब इंडिया को करना क्या चाहिए? इंडिया को ये करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को ध्यान से, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें अपने आंसर्स का मटेरियल मिलने वाला है, हमें फॉर्डर मिलने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंडिया मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिकली क्लैरिफाई जो भी सीरियसनेस है सिचुएशन की LAC के अंदर। दूसरी चीज, गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? इट शुड बी टू एंड द करंट स्टैंड ऑफ, और उसके बाद सीनियर ऑफिशियल्स को बुला के they should enter into serious talks on LAC demarcation. Now, एक तो ये चीज हो गई कि आप पहले तो स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करें, फिर उसके बाद LAC की डिमार्केशन को शुरू करवाएं, बातचीत जो है उसको शुरू करें। Given all the new infrastructure being built by India, it may also be necessary to negotiate new border management protocols. नए मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, क्योंकि 2013 वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं अब वो नदारद हो गए, वो थोड़े पुराने हो गए। गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट हाउ बिग अ बिल्डअप ऑफ चाइनीज सोल्जर्स वाज नॉट एक्टेड अपॉन अर्लियर। अब इतना बड़ा बिल्डअप ऑफ चाइनीज सोल्जर्स, इसके ऊपर पहले बातचीत क्यों नहीं हुई? व्हाई वाज इट दैट चाइनीज गवर्नमेंट वाज नॉट गिवन द इश्यूज beforehand? पहले क्यों नहीं बताया गया? Beyond this, it must make a full assessment of what China's final aims are. चाइना चाहता क्या है? तो इस बेसिकली चाइना के जो फाइनल एम्स हैं वो तीन हो सकते हैं, वो तीनों के तीनों यहां पे मैंने इनलिस्ट किए हैं। मेक श्योर यू नोट दीज 3 बेसिक एम्स जो चाइना के हो सकते हैं, इनको क्वेश्चन फॉर्म में ही नोट कीजिएगा। सबसे पहली चीज, इज द समर कॉन्फ्लैग्रेशन मेंट टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम बीजिंग्स करंट प्रॉब्लम्स? क्या वो अपने घर की मुसीबतों से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा प्रोसेस कर रहा है, और टू डेटर इंडिया फ्रॉम इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश फॉर रोड्स एंड ब्रिजेस?
क्या वो कराकोरम पास में जैसे हमने वो रोड बनाने की कोशिश की, उस रोड को, इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश को थोड़ा सा एक हिट, एक डेंट देने की कोशिश कर रहा है नॉर्दर्न फ्रंटियर्स में, या फिर इट इज टू रिमाइंड न्यू दिल्ली ऑफ इट्स जियोग्राफिकल वल्नरेबिलिटीज, जैसे ही इंडिया जो है पैसिफिक की तरफ रुख करता है, यूएस के साथ हाथ मिलाता है, तो बेसिकली क्या ये चाइना का तरीका है कि वो नई दिल्ली को, इंडिया को याद कराए कि इंडिया इज वल्नरेबल स्टिल, आज भी उसकी वल्नरेबिलिटीज, ज्योग्राफिकल वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. In all these three scenarios, the first steps for the government would be to publicly clarify ये जो entire situation हुई है, इसमें government को public notifications, public में जाकर अपनी clarifications देनी होंगी. Now, India is well within its right to carry out the construction work. अभी recently India ने, Prime Minister ने ये बात बोली है. I hope आपको बाहर की आवाजें नहीं आ रही होंगी, अगर आ रही होंगी so make sure कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम को कंट्रोल में रखिएगा. आई वुड विश कि बहुत जल्दी आपको एक बहुत प्रॉपर सेटअप में आपको ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स, लेक्चर्स जो हैं इजीली अवेलेबल हो पाए. नाउ इंडिया, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडिया इज वेल विद इन इट्स राइट्स. दिल्ली नीड्स टू रिमाइंड बीजिंग कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम ये सारे काम कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस अग्रीमेंट्स जो हमने साइन किए, with the right to mutual and equal security of two sides. इसमें mutual recognition है, equal security of two sides. इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी बड़ा नहीं है. इकोनॉमिकली चाहे चाइना हमसे बड़ा है, लेकिन स्टिल. नाउ चाइना के अंदर क्या सिचुएशन? नाउ दिस इज समथिंग व्हिच विल बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने ये वीडियो देखी है, उनके लिए गेम चेंजर हो जाएगा. रीजन बीइंग, दिस इज समथिंग, दिस इज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके आंसर्स को 4 चांद लगाने वाला है. 4 चांद, राइट? सो मेक श्योर यू नोट दीज थिंग्स डाउन. अब होता क्या है कि चाइना जो है अपनी इमेज को ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि वी आर अ मोनोलिथिक यूनिटी बिहाइंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग. शी जिनपिंग के पीछे हम एक मोनोलिथ, मतलब एक सिंगल रॉक मोनोलिथिक यूनिटी प्रेजेंट करते हैं चाइनीज लोग आउटसाइड चाइना. लेकिन इस पूरी चीज को, इस पूरे इमेज को जो प्रोजेक्ट की जा रही है, वो कोविड-19 आउटब्रेक के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है. नाउ रिपोर्ट्स हैव सरफेस्ड अलेजिंग डिलेज इन रिपोर्टिंग फैक्ट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस एंड टाइट सेंसरशिप. इस सारे प्रोसेस में शी जिनपिंग को जो है कंपेयर किया जा रहा है माओ जेडुंग के साथ और डेंग शाओपिंग के साथ भी. जब अगर माओ की बात करें तो माओ प्रिजाइडेड ओवर द फाउंडिंग ऑफ पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन 1949 आफ्टर द लॉन्ग मार्च इंसिडेंट ऑफ मिड 1930s. लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, इनफैक्ट माओ जेडुंग का अगर आप पूरा प्रोसेस देखें, पूरा उसका वे ऑफ रनिंग द एंटायर स्टेट देखें, तो उसके अंदर एक बेसिकली entire process जो माओ जेडुंग का था, that was backed by the Gang of Four. Now, despite his many detractors, he remained the undisputed leader of China until his death 1976 के अंदर. In fact, it was the Gang of Four which was led by his wife Yang King, उनकी fourth wife थी, and Gang of Four में उनके कुछ friends थे, and it was led by his wife which had usurped power in his name as well. तो ये गैंग ऑफ फोर जो है बाद में इसको डेसिक्रेट कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, एंड उसके बाद इसके अंदर, चाइना के अंदर, जैसे ही माओ बैनिश करता है हिज एडवर्सरीज को फ्रीक्वेंटली, एंड इवन डेंग शाओपिंग को भी, जो कि उस समय इनके एडवर्सरी ही थे, तो उनको बैनिश करते रहते थे, जेल में भेज देते थे, कई लोगों को मरवा दिया गया था. माओ's reign after the founding of PRC lasted for about 27 years. अब इसका कंपैरिजन अगर करें तो शी जिनपिंग की सिर्फ 8 साल ही चली है. only 8 years, only for 8 years it has happened कि वो प्रेसिडेंट रहे हैं चाइना के. नाउ डेंग शाओपिंग शी जिनपिंग से पहले हमारे चाइना के प्रीमियर रह चुके हैं. माओ जेडुंग को सरपास करने के बाद जब डेंग शाओपिंग जो है वो पैरामाउंट लीडर बनते हैं, उन्होंने कभी भी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट की अथॉरिटी या उसकी, कह लीजिए, उसकी पोस्ट को एक्वायर नहीं किया. ही ऑलवेज वांटेड टू चेंज द इकोनॉमिक डेस्टिनी ऑफ चाइना विद बोल्ड एंड फार साइटेड पॉलिसी शिफ्ट्स, एंड ही अशर्ड 4 मॉडर्नाइजेशंस, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, डिफेंस के अंदर और साइंस एंड टेक के अंदर. नाउ
ओपन डोर पॉलिसी जो चाइना में आई, दैट वाज द आइडिया एंड फ्रेमिंग ऑफ डेंग शाओपिंग एज वेल. Beginning in the late 1970s, this enabled China to emerge as world's largest recipient of foreign direct investments. Now, जो ये डेंग जाओपिंग थे, इन्होंने बेसिकली 8 एल्डर्स का एक ग्रुप बनाया जो कि पार्टी के आला कमान बन गए, लेकिन इनका एक पूरा प्रोसेस था डिसीजन मेकिंग का जो कि एक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड था. ये बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से चल रहे थे जिस तरीके से माओ जेडुंग चल रहे थे. माओ जेडुंग सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे थे एंड ये जो है डेंग जाओपिंग ही वाज गोइंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस. तो चाइना के अंदर इसी समय के दौरान इकोनॉमिक चेंजेस आने शुरू हुए थे. अप अंटिल हिज डेथ 1997 के अंदर भी उन्होंने एक ही टाइटल को होल्ड किया, दैट वाज ब्रिज एसोसिएशन ऑफ चाइना के ऑनररी चेयरमैन का. नाउ इनका पूरा जो प्रोसेस था, इस एंटायर प्रोसेस वो इस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया था कि इवन आफ्टर हिम लीविंग दिस पोजीशन, इनके सक्सेसर आ जाने के बाद भी ही अज्यूम्ड डॉटेज, उनकी पावर थी, उसका दबदबा चल रहा था हिस्ट्री के अंदर. नाउ अगर शी जिनपिंग की बात करें तो कंपैरेटिवली माओ जेडुंग से अगर उनका कंपैरिजन करें, डेंग शाओपिंग से कंपैरिजन किया जाए, तो शी जो है ही डज नॉट wield दैट मच पावर. इतनी शक्ति, इतनी अथॉरिटी उनके पास नहीं है जितनी माओ जेडुंग या फिर डेंग शाओपिंग के पास थी. लेकिन इनका जो पूरा एस्पेक्ट है वो बेस्ड है ऑन फियर. इनफैक्ट जिस रूथलेस तरीके से उन्होंने एंटी ग्राफ्ट कैंपेन चलाया, जहां पे हाई रैंकिंग पीएलए जनरल एंड पोलिट ब्यूरोज मेंबर्स को भी, सीपीसी के बहुत बड़े बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को भी इन्होंने एंटी ग्राफ्ट कैंपेन के चलते हुए बहुत ज्यादा कह लीजिए रूथलेस तरीके से इनको सजा दी है. एंड पब्लिक हियरिंग्स हुई है, उसमें पब्लिक हियरिंग्स भी हुई हैं. सो उसमें बहुत बड़ा कह लीजिए इन्होंने स्टेप उठाया. दिस इज बेसिकली द रीजन जिसकी वजह से डर ज्यादा है, रिस्पेक्ट कम है. नाउ इस एंटायर कंसेंसस ट्रिगर सिस्टम जो ये डेवलप हुआ था डेंग शाओपिंग के समय में, इट वाज डेवलप्ड आफ्टर द कल्चरल रेवोल्यूशन. एंड उसी के बाद से अगर आप बात करें तो चाइना में चाइनीज इकोनॉमी जो है वो इस तरीके से खुले दवार ओपन डोर पॉलिसी के बेसिस पे चलने लगी. नाउ आज जो है चाइना की स्थिति कंप्लीटली चेंज हो चुकी है. हालांकि चाइनीज इकोनॉमी को एक हेड स्टार्ट मिल गया है. उन्होंने पेंडेमिक को, इस कोविड-19 की इस बला को थोड़ा जल्दी जो है दुनिया में फैलाकर जल्दी अपने घर से बाहर निकाल लिया है, सॉर्ट ऑफ, ऐसा आप कह सकते हैं. बट इसी के साथ आप ये मान के चलिए कि देयर इज so much of ruthless campaigning going on, जिसके अंदर लोगों के बीच में थोड़ा फियर पैदा करना, उसके बाद थोड़ा सेंसरशिप करना, इस तरीके की चीजें, जहां पे इंफॉर्मेशन को बाहर ना निकलने देना हो एंड इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से चैनलाइज मैनर में नहीं शेयर करना. एंड अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी जो फेवरेटिज्म हुआ चाइना का, इस वजह से मार्केट सेंटिमेंट कह लीजिए या वर्ल्ड सेंटिमेंट टुवर्ड्स चाइना, इट हैज चेंज. नो, चाइनीज इकोनॉमी को हेड स्टार्ट जरूर मिल चुका होगा, लेकिन जो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जो यूएस के साथ होने वाली है या हो सकती है, और कह लीजिए जो हमारा ट्रेड वॉर हुआ था कोविड से जस्ट पहले, ट्रेड वॉर चल रहा था यूएस चाइना के बीच में. आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन ट्रेड वॉर एज वेल, सो मेक श्योर कि आप बाकी की सारी वीडियोस को भी ध्यान से चेकआउट करें. उसकी वजह से चाइना को लॉस ऑफ फेस हो रहा है, पर्टिकुलरली कोविड-19 की वजह से मैं कहूंगा. एंड इसका पूरा आश्रय कह लीजिए, इसका पूरा श्रेय कह लीजिए, ये जाता है चाइना के जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्रोसेस है उस मेथोडोलॉजी पे जाता है. दे वर बेसिकली अगर आप डेंग का एडवाइस देखें तो उन्होंने एक सलाह दी थी कि हाइड आर कैपेसिटीज, हमारी कितनी क्षमताएं हैं उसको छुपा के रखिए और अपना समय निकालिए, बाइड आर टाइम, अपना जितना समय उसको सही तरीके से निकालिए. उस सलाह को माना नहीं है, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा. शी जिनपिंग ने इस सलाह को नहीं माना. ही हैज अबैंडन्ड डेंग्स एडवाइस. एंड इनफैक्ट 2018 की अगर हम बात करें तो देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन एज वेल इन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रिवीजन हुआ था विच परमिटेड शी जिनपिंग टू स्टे इन पावर बियॉन्ड 2 टर्म्स लिमिट. जो 2 बार की लिमिट लगाई हुई थी उस लिमिट को भी दूर कर दिया. एंड इनफैक्ट जो नजर में आ रहा है वो ये आ रहा है कि शायद सेंटेनरी सेलिब्रेशंस 2021 में जो होने वाली हैं और 100th एनिवर्सरी ऑफ फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 2027 में जो होने वाली है, तब तक तो शी जिनपिंग जी कहीं नहीं जाने वाले हैं.
एंड कॉन्ट्रेरी टू द ट्रेडिशन उन्होंने कोई अपना सक्सेसर भी अनॉइंट नहीं किया, अपॉइंट नहीं किया। ही अज्यूम्स द मैंटल अगेन बियॉन्ड द 20th सीपीसी कांग्रेस 2022 के अंदर होती है, तो ही विल बी अ थ्वॉट the ambitions of an entire sixth generation, एक छठी जनरेशन आ जाएगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, जो कि शी के बलबूते पर होने वाली है। ही विल emerge as a really strong ruler in China। रूलर शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसे तो एक डेमोक्रेसी में रूलर शब्द नहीं इस्तेमाल होता है, बट स्टिल यहां पे बोला जा सकता है, बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जिस तरीके से आम जनता जो है वो इस कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को इलेक्ट जरूर करती है। फिर एक बार क्या होता है कि इस पार्टी के लोगों को जब इलेक्ट कर दिया, तो इन्हीं पार्टी के लोगों में से इलेक्शंस होते हैं और लोकल नुमाइंदगी जो है डिसाइड होती है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते रहते हैं, इनमें आपस में डायरेक्ट इलेक्शन है, फिर ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन है, फिर स्टेट लेवल पे एक इलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद सेंटर लेवल पे एक इलेक्शन, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का एक सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया जाता है, जिसका नाम आज है शी जिनपिंग, राइट। इसको 11 जिनपिंग मोदी जी ने बोला था। नाउ ये जो एंटायर राइजिंग टाइड ऑफ एंटी चाइनीज सेंटिमेंट ये फैल रहा है, इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक इंटरनल रिपोर्ट लीक हुई थी ऑफ अ थिंक टैंक व्हिच इज एफिलिएटेड डायरेक्टली टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी बीजिंग के अंदर, एंड उसमें एक बात बोली गई थी, ये जो कोविड-19 के आउटब्रेक के चलते ये राइजिंग एंटी चाइनीज सेंटिमेंट चल रहा है, इट हैज हिट द वर्स्ट लेवल सिंस द तिएनअनमेन स्क्वायर इंसिडेंट, जो कि जून 1989 में हुआ था। इसके अंदर बहुत सारे छात्रों की हत्या कर दी गई थी, टैंक्स बुला लिए गए थे छात्रों के ऊपर। द होप दैट एन इकोनॉमिकली रिच एंड प्रॉस्परस चाइना वुड ग्रेजुअली बिकम लिबरल एंड डेमोक्रेटिक, ये थोड़ा सा अब ये धूमिल हो गई, ये इस तरफ चाइना नहीं जा रहा है। देखिए, चाइना को अगर आपने समझना है तो आई वुड सजेस्ट कि एजी नूरानी, उन्होंने एक किताब लिखी थी चाइनीज हिस्ट्री के ऊपर, एजी नूरानी की वो बुक आप जरूर पढ़िएगा, आप सर्च करेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा। येलो कलर का उसका बुक का कवर है, नाउ येलो कवर है उसका। नाउ इसमें से आपको एक ही निष्कर्ष, जब मैंने ये किताब देखी, पढ़ी, समझी, तो इसमें से एक ही निष्कर्ष आपको बता रहा हूं, वो ये है कि चाइना बेसिकली अखंड चाइना की तरफ जाने की कोशिश करता है। अखंड चाइना क्या है? ये वही अखंड चाइना का कॉन्सेप्ट सेम है एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड विद हमारा राइट विंग इन इंडिया, जिसके अंदर अखंड भारत का कॉन्सेप्ट हम निकाल कर लाते हैं। वो जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम कहते हैं जहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, वहां तक भारत का हिस्सा हुआ करता था, आज वापस वहां तक पहुंचना चाहिए भारत को, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिमिलर तरीके से अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना चाइनीज सिविलाइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन जहां जहां तक फैली हुई थी, दैट इज द रीजन जो अखंड चाइना वो अपने अंदर समेटना चाहता है। एंड वहां चाहे आप बात कीजिए साउथ चाइना सी की, ताइवान की, हांगकांग की, तिब्बत की एंड शिनजियांग की, सब इसको शिनकियांग भी बोलते हैं, शिनचियांग भी बोलते हैं, शिनचैंग नहीं बोलते हैं, बट शिनजियांग रीजन की बात कीजिए, तिब्बत, हांगकांग, साउथ चाइना सी, ताइवान, जितने भी रीजन्स में हेजीमनी, चाइना की जो फिजिकल हेजीमनी नजर आती है, वो सारी की सारी अखंड चाइना के कॉन्सेप्ट से निकल कर आती है। एंड इनफैक्ट जो अभी रिसेंटली यूएस का दबदबा जो फैल रहा है, जो बिकॉज इंडिया के साथ भी दोस्ती बढ़ रही है, यूएस का प्रेशर बढ़ रहा है चाइना के ऊपर, उस वजह से देयर विल बी सर्टेन चेंजेस जो कि अभी देखने बाकी हैं। चाइना की तरफ से अपनी पॉलिसी में कुछ ना कुछ शिफ्ट जरूर देखने को मिलेगा। नाउ for now the face off continues and demands for accountability for the outbreak, and they are also mounting testing Mr. Xi Jinping's leadership skills. Alienation by China of a sizable section of international community, public criticism of Xi Jinping including in this Chinese social media suggests that the sun may have reached its zenith. Now आगे करना क्या चाहिए, ये हमें एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट, हमें हमेशा अपने एसेस को कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे छोड़ना है। देखिए, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कंक्लूजन आना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर चांसेस होते हैं, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस होता है, उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तीन सब्जेक्ट्स छिड़ जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी there are certain aspects जिसमें आप concluding remarks दे सकते हैं। The incidents they have underlined how new line of actual control situation is placing existing mechanisms under renewed stress। तो आपको existing mechanisms को replace करना होगा, that is one thing। Second aspect is India and China should grasp the current situation और इसको opportunity में convert करके revive कर देना चाहिए the entire stalled process of
डिफाइनिंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और तीसरा, एज अ फेलो इंडियन आई वुड सजेस्ट एंड रेकमेंड, एंड ये चीज आप अपने एसेज में भी लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग टू बी सेंशर्ड अबाउट, ये है सोनम वांगचुक जी ने जो हमें बात बताई है, जो वॉलेट से कह रहे थे, वो वॉलेट का यूज करने को बोल रहे थे, उसमें आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट से चाइना के ऊपर, चाइनीज हेजिमनी को, थोड़ा सा इंडिया के ऊपर जो हेजिमनी आ रही थी उसको कम कर सकते हैं। यूज ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स को अगर आप लिमिट कर देते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स को लिमिट करने से इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ोतरी मिल सकती है। बिकॉज देखिए, हमेशा मार्केट जो है वो कंज्यूमर्स के हिसाब से चलती है एंड नॉट एज पर दी सप्लायर, वो कंज्यूमर के हिसाब से चलेगी। तो सोनम वांगचुक जी ने जो बात बोली है उसको आप यूज कर सकते हैं। चाइना हैज resisted this as a distraction to boundary negotiations, लेकिन rather than agreeing on a line, both can instead simply seek to better understand the claims of each other, and हम क्या कर सकते हैं, हम वो 2 लाइन वाला प्रोसेस कर सकते हैं जिसके बीच के अंदर नो मैन्स लैंड, जिसके बीच में नो मैन्स लैंड आ सकता है, ये आप कह सकते हैं। ऐसा एक कह लीजिए अंडरलाइन प्रिंसिपल बन सकता है जिसके बेसिस पे हम इस बॉर्डर इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लैरिफाइंग दैट द एलएसी मे इवन प्रोवाइड अ फ्रेश इम्पीटस टू द स्टॉल्ड बाउंड्री टॉक्स बिटवीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो पीछे बहुत समय से जो मिले भी नहीं है। ओनली अ स्टेटमेंट विल एंड द शैडो बॉक्सिंग ऑन एलएसी, ये जो शैडो बॉक्सिंग है इसको खत्म करना होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में से, इस पूरे एडिटोरियल में से, इस पूरे के पूरे वीडियो में से आपने जो जो बातें निकालनी थी वो आपने नोट्स जरूर बना लेने हैं। आज अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून टू आवर चैनल, एंड हाँ, जाने से पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप यहां तक वीडियो को देख ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितने भी आपके मित्र बंधु यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसे इस तरीके से कंसाइज मैनर में मेंस से रिलेटेड आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर ही मिलने वाली है। एंड अगर इसके साथ ही अगर आपको चैनल भी पसंद आ रहा है, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो बेल आइकन है उसके साथ में, उसको भी दबाइए ताकि जब भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से भरी हुई लदी हुई वीडियोस आए तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें। आपके और हमारे बीच में ये जो वर्चुअल दूरी है इसे हम दूर करना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ न्याय अकेडमी। हैव एन ऑसम डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय।